बहुलक ज्ञात किया। अब हम मध्यिका मीडियन की जानकारी प्राप्त करेंगे। मीडियन किसे कहा जाता है? मध्यिका वह केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित समांक माला को दो समान भागों में विभाजित करता है। इसमें पदों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। जो भी यदि हमको श्रेणी दी गई है उस श्रेणी में हमको जरूरी है कि आरोही या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हमको श्रेणी को जमाना है, तभी हम मध्यिका का निर्धारण कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत श्रेणी में हमको मध्यिका का निर्धारण करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो चीज हमको ध्यान में रखना है। यदि विषम संख्या में श्रेणी हो और सम संख्या, मतलब ये क्रम संख्या जो है विषम है कि सम है, ये हमको ध्यान देना है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है इसमें सूत्र में। और उसके बाद फिर हमको ये ध्यान देना है, सबसे पहले जो श्रेणी है उसको मूल्यों को क्रम संख्या देना है, आरोही या अवरोही क्रम में हमको रखना है। और उसके बाद यदि विषम संख्या में हो तो इस सूत्र का निर्धारण करना है। m मीडियन और साइज ऑफ n+1/2 इसका मान। अब देखिए यहाँ पर विषम श्रेणी की यहाँ पर ये श्रेणी है। क्रम संख्या देखिए 1 2 3 4 5 ये विषम है। यहाँ पर आयु दिया गया है 15 17 18 20 25। अब यहाँ पर हम इस सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पर m = 5 5+1, ये 5 क्या है? n है। यहाँ पर देखिए n+1/2 इसका पद हमको ज्ञात करना है। तो ये 6/2 हुआ। ये 30वां पद का मान। अब ये तीन जो है वो क्रम संख्या का मान हमको है। तो ये 3 है क्रम संख्या, ये आवृत्ति 3 है और यहाँ पर आयु 18 वर्ष है। तो इस तरह से हमारी मध्यिका जो है वो 18 मिली हमको। m = 18। अब ये 18 वर्ष मध्यिका प्राप्त होता है। इस तरह से विषम संख्या में यदि है। अब सम संख्या में है, यदि क्रम संख्या सम में है तो फिर थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर देखिए ये सम संख्या में है, 8 है, यहाँ पर n 8 प्राप्त होता है हमको। आयु है इस तरह के 15 17 18 20 25 30 35 40। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है। हम पहले इसका n+1/2 का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए n है हमारा 8 धन 1/2, ये 4.5 आया। अब ये 4.5वां पद ये किस में है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसका मान। अब 4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि ये चौथे पद का मान लेंगे और 5वें पद का मान लेंगे। और उसके बाद ये चौथे पद का मान हुआ 20 और 5वें पद का मान हुआ 25। अब 20 धन 25/2 = 45.2। तो ये 22.5 वर्ष हमको यहाँ पर मध्यिका प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में विषम संख्या में यदि श्रेणी है और सम संख्या में यदि श्रेणी है तो किस तरह से मध्यिका या मीडियन का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखेंगे खंडित श्रेणी में मध्यिका का निर्धारण। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ जब हम माध्य निकाल रहे थे उस समय कि इंडिविजुअल जो होता है वो व्यक्तिगत श्रेणी होता है। खंडित श्रेणी में देखिए यहाँ पर अलग अलग हैं, ये पद मूल्य अलग हैं, आवृत्ति अलग अलग है। और सतत श्रेणी में जो पद मूल्य होता है वो एक के बाद एक लगातार रहता है। अब इस खंडित श्रेणी में मध्यिका का निर्धारण देखिए। चरण मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम देना जरूरी रहता है। फिर संचयी आवृत्ति ज्ञात करना रहता है और उसके बाद फिर इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अब संचयी आवृत्ति का मतलब कि ये जो आवृत्ति है उसको एक एक करके जोड़ते चले जाना। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर अंक दिए गए हैं 38 अंक, आवृत्ति है 15, मतलब 38 अंक 15 विद्यार्थियों को मिला है। इसी तरह से 39 10 लोगों को मिला है, 40 20 लोगों को मिला है, 40 30 लोगों को मिला है, 42 18 लोगों को मिला है और 43 7 लोगों को मिला। अब यहाँ पर संचयी आवृत्ति हमने निकाल लिया। संचयी आवृत्ति का मतलब क्या है, ये तो यहीं रह जाएगा। उसके बाद 15 धन 25 करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे 20 को तो 45। अब इस तरह से सबको एक एक करके जोड़ते जाएंगे तो ये हमको 110 प्राप्त हुआ CF। अब यहाँ पर सूत्र है, ये सूत्र में हम देखेंगे यहाँ पर 110 क्या आया, यहाँ पर हमने देखा था L, तो 110 धन 1/2 इसका मान। अब ये आया 111 111/2। अब ये 55.5,
ये इसका मान। अब ये 55 पद जो है उसकी संचयी आवृत्ति किस में आएगा? 85 में आएगा। ये 85 में 55 पद का मान आएगा। अब 85 संचयी आवृत्ति का पद मूल्य कौन सा है? ये 85 संचयी आवृत्ति का पद मूल्य है 41। ये पद मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है, पद मूल्य। अब इस तरह से हमको प्राप्त हुआ 41, ये मध्यिका प्राप्त हुई। एम जो है वो हमको 41 मिला और इस तरह से 41 अंक इस श्रेणी का की मध्यिका है। तो इस तरह से हमने खंडित श्रेणी मध्यिका की जानकारी दी। अब सतत श्रेणी में हम मध्यिका का निर्धारण करेंगे। सतत श्रेणी में हम मध्यिका का निर्धारण करेंगे। इसके चरण देखिए, मूल्यों को आरोही और या अवरोही क्रम देना है, संचयी आवृत्ति याद करना है। सूत्र यहाँ पर 2 रहेगा, ये ध्यान देंगे, क्योंकि पहले हमको ये m निकालना है। m का मतलब होता है n/2, इसका सूत्र है। और उसके बाद जब हम m हमको प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम मध्यिका निकालेंगे, m निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए शब्द का अर्थ क्या है? m मतलब मध्यिका, f मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, c मध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की आवृत्ति, m n/2 मतलब हमारा जो आवृत्ति है उसको 2 से भाग देंगे तो वो जो निकलेगा पद वो है L1 मध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा यदि आरोही क्रम है तो, L2 मध्यिका वर्ग की उच्चतम सीमा यदि अवरोही क्रम है तो हमको लेना है, और I है मध्यिका वर्ग का वर्गांतर। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, आय दिया गया है रुपयों में, पद ये आय जो है पद मूल्य है और व्यक्तियों की संख्या मतलब आवृत्ति। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। मतलब यहाँ पर आवृत्ति देखिए, 100 से 200 आय 15 लोगों को मिलता है, 200 से 300 की आय 33 लोगों को मिलता है। इस तरह से ये श्रेणी है। अब यहाँ पर भी हम संचयी आवृत्ति याद करेंगे। ये देखिए 15, ये दोनों को जोड़ेंगे 48, ये तीनों को जोड़ेंगे 111, ये चारों को जोड़ेंगे तो 194 और टोटल हो गया 294। ये n हमको मिलता है 294। अब पहला सूत्र हम निकालते हैं तो n बराबर 294/2। अब ये मिलता है हमको 147वां पद। अब 147वां पद है वो इसका मान क्या मिलेगा? संचयी आवृत्ति के 194 में मिलेगा, क्योंकि 147 और किसी में नहीं रहेगा, 111 के बाद 194 तो 194 में। अब 194 का ये देखिए 194 का ये वर्ग कौन सा है? ये 194 का वर्ग है 400 से 500, तो ये हमारा वर्ग में अब प्राप्त हो जाता है। अब इसका हम वर्गांतर करेंगे तो ये हमको 100 मिलेगा। अब दूसरा सूत्र हम लगा रहे हैं, इसमें हम m ज्ञात करेंगे, मतलब मीडियन ज्ञात करेंगे, मध्यिका ज्ञात करेंगे। ये 400 हुआ, यहाँ पर धन 100/83। 83 क्या है? आवृत्ति। ये आवृत्ति, इस वर्ग की आवृत्ति 83 है। 147 ऋण 111 मतलब ये हमको ज्ञात करना है। 147वां पद है और उसके पहले का पद 111। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा था। अब इसके बाद अब हम इसको हल करते जाएंगे तो 400 धन 100/83 गुणित 36 आएगा, फिर 400 धन 3600/83। इसको जब आप गणना करेंगे तो 400 धन 43.37। अब इस तरह से हमको मीडियन प्राप्त होता है 443.37 रुपए। ये मध्यिका हुआ, मतलब इतने रुपए आय इस वर्ग की मध्यिका या मीडियन ज्ञात हुआ। ये सतत श्रेणी में हमने देखा। तो इस तरह से हमने सतत श्रेणी में किस तरह से और खंडित श्रेणी में तथा व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरह से मध्यिका का निर्धारण किया जाता है, ये हमने देखा। अब मध्यिका के गुण देखिए, इसमें सरलता होती है, स्पष्टता होती है, बिंदु रेखीय विवेचन इसमें संभव है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, गुणात्मक तथ्यों की भी गणना करने में सहायक होता है, और ये अपनी श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व करता है। परंतु इसमें दो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम देना जरूरी रहता है, श्रेणी को अनिवार्य रहता है। इसके बिना हम गणना नहीं कर सकते, और कभी कभी अवास्तविक गणना होती है और कभी कभी उचित प्रतिनिधित्व भी प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि चाहे माध्य निकालना हो या बहुलक या मध्यिका, तो इसकी गणना में हमको सावधानी की आवश्यकता होती है, और
यह भी ध्यान देना होता है कि इसमें हम सही तरीके से इसका अध्ययन करें और सही तरीके से इसका विश्लेषण करें। तो ये हमने देखा कि अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग कैसे किया जाता है और सांख्यिकी के प्रयोग से हमको क्या फायदे होते हैं, क्या हमको फायदा मिलता है अनुसंधान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, जिसका की प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब हमको शोध में कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में हमको अध्ययन करना है। आप सभी लोगों को कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। आप सभी लोग कंप्यूटर का उपयोग अच्छी तरीके से करते होंगे, कंप्यूटर की भाषा अच्छी तरीके से समझते होंगे, कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। बस यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं इस बात की करना चाहती हूँ कि शोध में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। राजनीति विज्ञान में जब हम शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कंप्यूटर का जब हम उपयोग करते हैं तो जो काम हम हाथ से करते, वर्गीकरण, सारणीयन करते या प्रतिवेदन लेखन करते, तो ऐसी स्थिति में हमको अधिक समय लगता। इसी तरह से हम कंप्यूटर के माध्यम से तथ्यों का भी संकलन कर सकते हैं। आजकल हर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हमको आवश्यकता पड़ने पर हम ऑनलाइन भी तथ्य इकट्ठा कर सकते हैं और उसका संकलन कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण, सारणीयन और प्रतिवेदन लेखन कर सकते हैं। इसके उपयोग से शोध की वैज्ञानिकता बढ़ती है। वैज्ञानिक पद्धति की बात मैंने पिछले समय में की थी, तो इससे वैज्ञानिकता में वृद्धि होती है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने में सहायता मिलती है। इसके शोध निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। यदि हम कंप्यूटर के माध्यम से शोध कर रहे हैं और हम सारणीयन कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से निष्कर्ष विश्वसनीय होता है। इससे श्रम और लागत की भी बचत होती है। ये अच्छी तरीके से मालूम है आप लोगों को। समंक एवं तथ्य जो है अधिक समय तक के उसको सुरक्षित रखा जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। व्यवहारवादी और अनुभव पर आधारित शोध आसान हो जाता है कंप्यूटर के लिए। शोध निष्कर्षों में असंगति और विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि यदि शोध करता है तो हो सकता है कि उसके अपने पूर्वाग्रह उसमें शामिल हो जाए, परंतु इस तरह की संभावना कंप्यूटर में समाप्त हो जाती है और पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है। और सभी विषयों के शोध के लिए ये इसमें उपयोग किया जाता है इसका। और इसमें सांख्यिकी के उपयोग करते समय SS और SP सॉफ्टवेयर का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से गणना आसान हो जाता है। तो ये सब फायदे हैं शोध में कंप्यूटर का महत्व है, उपयोगिता है। दिन पर दिन ये उपयोगिता बढ़ती जा रही है, परंतु हमको कंप्यूटर का उपयोग करते समय ये ध्यान देने की जरूरत है कि राजनीति विज्ञान के सभी विषयों में शोध इसमें संभव नहीं है इसके माध्यम से। और शोधकर्ता के ऊपर निर्भरता रहती है कंप्यूटर की कि शोधकर्ता, कंप्यूटर आखिर मशीन है, तो कंप्यूटर का उपयोग शोधकर्ता किस तरह से कर रहा है, कैसा चाह रहा है, वह किस तरह का निष्कर्ष निकालना चाह रहा है, समंकों का और आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन किस तरह से कर रहा है, वह इसकी निर्भर करता है शोधकर्ता के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर से भी उपयोग यदि हम अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, तो वहां पर भी मूल्य उसमें शामिल हो सकते हैं, अध्ययनकर्ता के, शोधकर्ता के, और पक्षपात की भी संभावना रहती है। तो कंप्यूटर का उपयोग करते समय भी हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर के उपयोग के संबंध में चर्चा की। और प्रारंभ से यदि आप देखेंगे तो राजनीति विज्ञान के अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग किस तरह से होता है, उसका महत्व क्या है, और सांख्यिकी गणना किस तरह से की जाती है, विशेषकर केंद्रीय प्रवृत्ति नापने के लिए मीन, मोड, मीडियन, इसकी गणना किस तरह से की जाती है विभिन्न श्रेणियों में, ये हमने देखा। और अंत में हमने देखा कि कंप्यूटर का उपयोग शोध में क्या है। तो ये मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा। परंतु यदि किसी भी प्रकार का डाउट है या दुविधा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9425223957। तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप में अपना प्रश्न भेजकर आप मुझसे समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। खास इस समय पुस्तक नहीं है या किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री नहीं है, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हुआ। इस स्थिति में हो सकता है कि कुछ बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल पाई होंगी या उनके पास नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उनको अनुसंधान का सांख्यिकी में महत्व के विषय में यह अध्ययन सामग्री दी जा रही है, इसका ये अवलोकन कर सकते हैं।